नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपने देश भारत की जनता से अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर और उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल या परसों खबर मिली कि दिल्ली पुलिस ने ये 3 रूट पर जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाया जा रहा है उसको ट्रैक्टर ट्राली की अनुमति दी है। ये इस तरह की अनुमति जिसमें कि साथ साथ यह खबर भी जिसके साथ साथ ये तथ्य भी सामने आए हैं कि ये खालिस्तानियों के द्वारा कब्जा किया हुआ एक अभियान है, ये उनका कुत्सित प्रयास और साजिश है और देश के जो दुश्मन हैं वामपंथी और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी उसके द्वारा एक प्रायोजित वो एक साजिश है और ये देखने को भी मिलता होगा कि जहाँ जहाँ जीएनपीसी है आग वहीं से लगाई गई है, पंजाब से, अब महाराष्ट्र से भी वो देखने को मिलता है कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस तरह से वो संगठित कर रहे हैं। हरियाणा चूंकि बगल में है तो उसी से संक्रमित हो गया है वो, तो इस तरह से अनुमति देना और इसके साथ साथ ये भी खबर है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है और इसके पहले भी तो खबर थी कि पाकिस्तान के झंडे भी दिखाई पड़े थे और पाकिस्तान के दिखा रहा था कि 8 से कम से कम वह ट्विटर हैंडल चल रहे हैं इससे वो आंदोलन को लेकर के और ट्विटर के जरिए इसको भड़का करके एक खतरनाक दिशा में ले जाने की उसकी भी साजिश है। तो जिसको ये जीएनपीसी कांग्रेस वाले, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस जिसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं, इसको एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं और चूंकि ये इस तरह का अपराध करने में सिद्धहस्त हो चुके हैं, भारत का बंटवारा भी इन्हीं जीएनपीसी वालों ने किया हुआ है, उस अपराध की सजा इनको मिली नहीं बल्कि इनको इनाम मिलता गया, तो इनका मन बहुत बड़ा हुआ है और अब तक कोई ऐसी घटना नहीं आई कि यानी इनको सजा मिले और वामपंथियों की भी मंशा लगभग यही है। तो इसके आगे ये
मोदी जी की पुलिस के द्वारा इस तरह से अनुमति देना इन ताकतों के आगे सीधा वो घुटना टेकना है। इट इज एब्जेक्ट कैपिटुलेशन बिफोर द डेडली एंटी भारत फोर्सेस। देखिए, इसमें इसके पहले कैसे 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 वक्तव्य आए थे कि हमने मोदी को ठोक दिया है, हमने इंदिरा को ठोक दिया है, मोदी की क्या विसात है। और ये इनके वक्तव्यों से हम और हमारे जो भारतीय गणतंत्र की जो न्यायपालिका है, जो कि भारतीय संविधान द्वारा वो स्थापित है, उसकी जो शीर्ष अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको ये कम्युनिस्ट वाले मुजरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्टा और तो और ये राहुल गांधी ने कहा कि इसको अडानी और अंबानी चला रहे हैं। तो ऐसे तत्वों के द्वारा ये चलाई जा रही ये रैली, वो किस तरह से भारतीय नियम, भारतीय संविधान के अनुरूप ये नेतृत्व रहेगी, ये जाहिर सी बात है। साथ में दिल्ली पुलिस यह भी करे कि इसमें यानी गड़बड़ी की आशंका है, हिंसा की आशंका है। आशंका तो है, जब आशंका है तो परमिशन क्यों दिया? कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि परमिशन न दी जाती, जैसा कि यूट्यूब से की, तो काफ़ी वो दंगा फसाद होता, और उस दंगा फसाद को रोकने के लिए ये परमिशन दी गई है। पता नहीं परमिशन देकर के दंगा फसाद को रोकने की बात है, या परमिशन यदि न दी जाती तो दंगा फसाद होता। लेकिन सवाल इस बात का है कि दंगा फसाद वाली स्थिति मोदी जी ने आमंत्रित ही, मोदी जी ने दंगा फसाद वाली स्थिति को आमंत्रित ही क्यों किया? दंगा फसाद करवाने वाले ये देश के लोगों ने देख लिया है। तो जब तक उनको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे कि जो है इस देश में दंगा फसाद ना हो। अब देखिए, अब इसको हम अब इस तरह की जो अब किसान आंदोलन को, जैसा कि काफ़ी इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि इसको सिर्फ सिख भारतीय भाई बहनों का आंदोलन ये माना जा रहा है या बनाया जा रहा है, और इसलिए खालिस्तानी आतंकवादियों को अपनी साजिश को अंजाम देने का वो मौका देख रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी इसमें अपनी कुत्सित साजिश को अंजाम देने का मौका देख रहे हैं इसमें। और खालिस्तानी आतंकवादी जब भी होता है तो उसको तुरंत जो है वो बदल देते हैं, वो हिंदू बनाम सिख के जहरीले वातावरण में। और इस तरह का जब जहरीला वातावरण पैदा करने की कोशिश होती है, और सन 90 के दशक में जब खालिस्तानी आतंकवाद पूरा पंजाब को ग्रसे हुए था, तो इसमें ये गुरुद्वारों की और अकाल तख्तों की बहुत ही खतरनाक भूमिका होती है। ये उस आग में अक्सर जो है वो घी डालने का काम करते हैं। तो इनकी भी भूमिका बड़ी खतरनाक और संदेहास्पद होती है।
इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल का एक स्पष्ट संदेश हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए भी है, और पूरे देश और पूरे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए भी है कि इस देश की धरती ने और इस देश के धरती का जो अंश है जिसको पंजाब कहते हैं, है वो इस देश भारत की ही धरती। पंजाब का कोई अस्तित्व नहीं है, न कोई पंजाब का अस्तित्व है, न हरियाणा का अस्तित्व है, न उत्तर प्रदेश का अस्तित्व है, न तमिलनाडु के अस्तित्व है। अस्तित्व और पहचान सिर्फ भारत की है और भारत भूमि की है। तो वो भारत का सपूत शहीद आजम भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी वो किसी खास समुदाय के लिए नहीं दी, किसी खास प्रांत वालों के लिए नहीं दी। उन्होंने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और अपने प्राण की आहुति भारत माता की बलिवेदी पर दिया, वह पूरे देश के लिए दिया। और उसी देश में पंजाब भी आता है, उसी देश में हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी आते हैं। ये सभी को समझ लेने की आवश्यकता है और आज उसी जज्बे की परम आवश्यकता है। और एक विशेषता और, ये गुरुद्वारा अकाल तख्त इत्यादि के पचड़े से दूर रहने के लिए ही शहीद आजम भगत सिंह नास्तिक होना ज्यादा व्यवहारिक समझा। और उसी प्रकार अशफाकुल्लाह जी भी ये मस्जिद और इस्लाम के पचड़े से दूर रहना, दूर रह करके भी दूर रह करके ही अपने इस वतन भारत की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश को आज़ादी दिलाई। इसी प्रकार का जज्बा हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का भी था, जिन्होंने जो वस्तुतः वो तो चंद्रशेखर तिवारी थे। तिवारी की जो उपाधि है, तिवारी जो टाइटल है, उन्होंने उसको निकाल फेंका और आज़ाद रख लिया। तो मुल्क के लिए मर मिटने वाले इन पचड़ों से अपने को दूर रखते हैं और अपने को ऊपर रखते हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू सनातन, सिख पंथ, इस्लाम पंथ, ईसाई पंथ, इन पचड़ों से अपने को दूर रखते हुए ही इस देश पर, इस भारतवर्ष के लिए कुर्बान होते हैं और इस तरह की कुर्बानी दी। और उन्हीं की कुर्बानी की बदौलत इस देश को हम सभी को आज़ादी नसीब हुई। शहीद आजम भगत सिंह नास्तिक इसीलिए हुए कि ये जो पचड़ा है, गुरुद्वारा और फिर ये अकाल तख्त, फिर ये मंदिर, ये हिंदू सनातन, इस्लाम, ये मस्जिद, ये गिरजाघर, ये ईसाई, इन सब से या बाइबिल, इस सब से दूर। तभी सच्चे अर्थों में मुल्क के प्रति जज्बा होता है और मुल्क के लिए, देश के लिए
देश की सर्वोच्चता का आभास भी होता है, देश की सर्वोच्चता का जज्बा आता है, भावना आती है, और उसके लिए मर मिटने की कटिबद्धता भी आती है। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि इस देश ने कई सबूत दिया है। शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, जिनकी प्रेरणा में वो ताकत है कि एक खालिस्तानी आतंकवादी क्या हजारों खालिस्तानी आतंकवादी यदि लग जाए तब भी इस भारत की एकता को तोड़ नहीं सकते। और यही संदेश भारतीय जनता दल अपने सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को और पूरे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देना चाहता है। अब रही बात ये मोदी की सरकार, ये तो बहुत कार सरकार है और सारी समस्या इसने इन देश के दुश्मन ताकतों जो कि जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी और काकस, ये वाम दलों के आगे घुटने टेक करके या उनको पाल करके ये सारी समस्याओं को इस मोदी, ये कायर मोदी की सरकार और कायर मोदी, और ये एक तरह से वह अराजक या एनार्किक कैटिक प्रधानमंत्री के ही कारण हुआ है। तो खैर अब तो खैर यही एक आशा की जा सकती है कि ये कम से कम 26 जनवरी का अवसर बगैर किसी विध्वंस के, बगैर किसी विप्लव के शांतिपूर्वक निपट जाए। लेकिन इन ताकतों को जब तक कुचला नहीं जाएगा, मोदी जी, यह देश इन उपद्रवी तत्वों से, देश विरोधी ताकतों से, देश के दुश्मन ताकतों से यह आज़ाद नहीं होगा। एक्सप्रेसवे, हाईवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क से अधिक प्राथमिकता इसकी है। जब यह देश के दुश्मनों से मुक्त रहेगा, तभी जो है ये मुक्त रहेगा, तभी देश के लोग आंतरिक रूप से महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और तभी ये सभी वो सार्थक होंगे और काम में आएंगे। और ये बीजेपी जब से आई है तब से विवाद पर विवाद कोई जन्म देती है। अब कोई जय श्री राम कहता है या नहीं कहता है, तमाम चल रहा है कि वो ममता की जो गलतियां हैं, जो अपराध है, कि जो है वो घोर सांप्रदायिक भी है और समाज को बांटने वाली भी है, और इसकी जड़ें जो है उस जेएनपीसी में है, जो जेएनपीसी इस मुल्क की तबाही के लिए जिम्मेदार है। तो ये उसका चरित्र है, और इसी चरित्र को दिखा करके, बता करके, और खास करके हमारे पश्चिम बंगाल स्थित आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझा करके इसको शिकस्त देनी है और परास्त करना है। जय श्री राम के भरोसे नहीं। और ये जी न्यूज़ वाला दिखा रहा था कि सुभाष चंद्र बोस का कनेक्शन जो है वो श्री राम से है। अरे बेवकूफ़, जी न्यूज़ और इस तरह के और भी बेवकूफ़ होंगे। प्रभु श्री राम का कनेक्शन सिर्फ सुभाष चंद्र बोस से ही नहीं है,
हमारे देश के 135 करोड़ लोगों से ही नहीं है, विश्व की सृष्टि और विश्व के चराचर जगत से ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड से है। तो प्रभु राम जो है पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक है, और जो भी सृष्टि है इस पृथ्वी पर, जो भी चराचर जगत है इस पृथ्वी पर, जिसमें कि हमारा एक भारतवर्ष भी है, और भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का ही कनेक्शन प्रभु श्री राम से है। ये उनकी विशालता है, ये उनकी महानता है। और इसी प्रकार अल्लाह का भी कनेक्शन सिर्फ जो है कुछ समुदाय से नहीं है। अल्लाह का कनेक्शन 135 करोड़ लोगों ही नहीं, बल्कि पूरे चराचर जगत से है, पूरी सृष्टि से है, ब्रह्मांड से है। और वही विशालता गॉड की भी है, वही विशालता और महानता गॉड की भी है, वही विशालता महानता वाहिगुरु की भी है। और ये हर एक प्राणी के आत्मा और दिलो दिमाग पर ये विराजमान है। और उन्हीं की प्रेरणा से या उन्हीं की प्रेरणा की ताकत से यह शिक्षा मिली है, या उन्हीं के आशीर्वाद से यह प्रेरणा मिली है कि अपने मुल्क को, अपने देश को सर्वोच्च रखो, अपने अवाम को, अपने सभी भारतीय भाई बहनों की खिदमत करो। यही उन ईश्वरीय या स्पिरिचुअल पावर्स का आदेश है। लेकिन उनका यह भी आदेश है कि हमारे नाम का इस्तेमाल सामूहिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हरगिज मत करो। सार्वजनिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में सिर्फ राष्ट्र की बात करो, अवाम की बात करो, भारतीयता की बात करो। और यदि और उन बातों को आगे बढ़ाओ जिससे कि देश मजबूत हो। और जिस देश की मिट्टी में जन्म लेते हो और दफन होते हो, उस मुल्क की मजबूती के लिए सोचो करो। इसलिए यदि कोई अभिवादन है, सबसे उत्तम है जय हिंद जय भारत। जय हिंद नारा हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, और भारत की जय तो जय है ही। तो जय हिंद जय भारत ये सबसे उत्तम अभिवादन है, न कि जय श्री राम और न कि अल्लाह अकबर या वाहेगुरु या गॉड, कुछ नहीं। ये वाहेगुरु, अल्लाह, प्रभु राम और गॉड जो है ये ईश्वरीय शक्तियां हैं, जिनकी प्रेरणा से हम अपने मुल्क और अपने अवाम की खिदमत करने में समर्थ हो रहे हैं। इसलिए उनका नाम सार्वजनिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में या राजनीतिक जीवन में बिल्कुल नहीं घसीटा जाना चाहिए। और ये बीजेपी इतनी गिरी हुई पार्टी है कि अपने चुनावी फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो प्रभु राम पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, उनकी विशालता और माने उनकी महानता और विशालता इतनी बड़ी है कि वो ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, पूरी सृष्टि के प्रतीक हैं, चराचर जगत के प्रतीक हैं। उसको ये अपने निस्वार्थ के लिए
प्रभु श्री राम को तुच्छ बनाने की इन सबों की कोशिश है, साजिश है। और उसी के जवाब में कभी कभी वो उसी तरह का बेवकूफ़ जो है वो असदुद्दीन, वो वैसे ही बोलता रहता है संसद में अल्लाह अकबर। तो जो कोई भी इस तरह से जय श्री राम, अल्लाह अकबर, वाहेगुरु और क्या क्या गॉड का इस्तेमाल करता है, वो निरा बेवकूफ़ भी है और इन ईश्वरी शक्तियों की विशालता और महानता को कम करने का भी एक दुष्प्रयास है। तो इसका हमेशा ख्याल करना चाहिए। ये ईश्वरी शक्तियाँ हमारे आपके दिल में, हमारे आपके आचरण को शुद्ध करने के लिए विराजमान है। उन्हीं का अनुदेश है, उन्हीं का आदेश है कि हम जिस वतन की मिट्टी में पैदा हुए हैं और जिस वतन की मिट्टी में हम दफन होते हैं, उस वतन की सोचे, अपने वतन वासियों के विषय में सोचे, उनकी खिदमत और उनकी भलाई के लिए सोचे और उनके नाम को सार्वजनिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, राजनीतिक जीवन में जरा भी न घसीटें। ये उनका आदेश है। इसलिए भारतीय आम ताकत दल ने तो अपने सामूहिक जीवन में भी, राष्ट्रीय जीवन में भी और इस जीवन में सिर्फ एक ही अभिवादन, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद नारा हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था और भारत की जय तो करना ही है। तो ये बीजेपी वाले या जो है वो प्रभु राम का नाम घसीटने की बजाय जय हिंद जय भारत बोले और जय हिंद जय भारत पूरे देश में बोलवाएं, सभी लोग बोले जय हिंद जय भारत। अब आ जाइए सुभाष चंद्र बोस पर, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको भुनाने की कोशिश। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि ये गांधी जो है कितना शास्त्रीय किस्म का व्यक्ति था और देश के लिए कितना खतरनाक था, इसकी जानकारी भारतीय आम ताकत दल पिछले कई एपिसोड के जरिए बताया था। इसकी भारत विरोधी गतिविधि वहां से शुरू हुई कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये हमारे दुश्मन अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराने में मदद किया इसने। फिर जब 24 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद राजगुरु और अमर शहीद सुखदेव को फांसी लगने वाली थी, पूरे देश से संदेश, चिट्ठियां, तमाम उसका सैलाब उमड़ पड़ा था कि इनकी फांसी को रोका जाए। और काफ़ी ये दबाव में आ गया था मोहनदास करमचंद गांधी, और कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी ये दबाव था कि गांधी महोदय जाकर के उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन से निवेदन करें ताकि इन अमर शहीदों की फांसी रुके। तो जाकर के वो गया था। अच्छा, पहले तो बहुत आनाकानी करता रहा, बहाने मारता रहा न जाने के लिए। फिर जब इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा और इसकी लोकप्रियता भी घटने लगी और
अपनी लोकप्रियता को वो अपनी लोकप्रियता को रसातल में जाने से बचाने के लिए ये जो है इन अमर शहीदों की फांसी इन अमर शहीदों की फांसी रुकवाने के नाम पर मिलने गया वायसराय लॉर्ड इरविन से। वहां जाकर के क्या पट्टी पढ़ाता है उनको, लॉर्ड इरविन से कहता है कि अरे भाई ये लोग तो भारतीय जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हैं और इनको कुछ हुआ, फांसी हुई तो काफ़ी बवाल मच जाएगा, काफ़ी अशांति फैल जाएगी और वो बवाल अशांति इस तरह की और इतने बड़े पैमाने पर होगी और इतनी भयंकर होगी कि शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, काबू में नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि जो फांसी आप लगाने वाले हैं 24 मार्च की सुबह को, आप इनको पहले ही मार दीजिए। ये बात वो इरविन तो ताड़ गया और फांसी अमूमन क्या मैंने फांसी की परंपरा ही होती है कि सुबह ही जो है वो 5 और 6 के बीच में लगती है। इतिहास में पहली बार ये फांसी जो है इन तीनों अमर शहीदों को शाम को ही वो दे दी गई। और ये फांसी का आदेश जब तुरंत आया कि भाई कि जो फांसी जो है वो जो कल लगनी है अभी लगनी है, भाई पूरा देश स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया कि ये गांधी जो है यानी कौन सी पट्टी पढ़ाया कि जो फांसी लगने वाली थी सुबह वो जो है 12 घंटे पहले ही लग जा रही है। तो देश इस बात को समझे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको समझें कि शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु आज भी हमारे आपके दिलों में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और देश के लिए कुर्बान होने वाले सपूतों के रूप में बहुत बड़ी प्रतिमूर्ति की हैसियत से विराजमान है। और कोई उनको ये जाकर के ये सलाह दे कि इनको 12 घंटे पहले ही मार दीजिए, तो उसको यह देश क्या मानेगा, क्या समझेगा। देश ने गद्दारों के रूप में जयचंद को देखा है, मीर जाफर को देखा है, लेकिन जयचंद की करतूत, मीर जाफर की करतूत इस गांधी की करतूत के आगे बहुत बहुत बौनी दिखती है। अब चूंकि गद्दार एक ही शब्द है, इससे घटिया कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसलिए गद्दार का भी जो शब्द है इस गांधी की इस करतूत के आगे बहुत ही बौना दिखता है। उस स्तर का ये गिरा हुआ ये इंसान था मोहनदास करमचंद गांधी। और यह हर वक्त इसका प्रयास था, बोलता था कि हम इसके कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, और दिखाता था कि कांग्रेस की जो उसके मामले हैं उससे कोई इसका वास्ता नहीं है। लेकिन बिल्कुल नीचे तक ये जो है उसको
नियंत्रित करता था, और पूरी पूरी कांग्रेस जो है उसकी इच्छा के बगैर वो चल नहीं पाती थी। और वो कांग्रेस जो है अंग्रेजों से लड़ाई का मुखौटा पहने हुए अंग्रेजी सरकार की अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए अंग्रेजी सरकार की सबसे घटिया किस्म की मुखबिर और दलाल थे। और इसी को विथ हाई डिग्री ऑफ लेजिटिमेन, यानी बड़ी सफाई से, सफाई मतलब कि असली करतूत चरित्र तो था अंग्रेजी सरकार की दलाली और मुखबिरी का, और सोफिस्टिकेशन और मुखौटा था कि वो आज़ादी की लड़ाई का, संघर्ष का। तो ये इस तरह का एक दोहरा चरित्र ये गांधी महोदय यानी ले जा रहे थे। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ऐसे, लाला लाजपत राय ऐसे को बहुत दिक्कत हुई। इतिहास में कोई देख सकता है कि लाला लाजपत राय इस गांधी की इस तरह की करतूतों और नीतियों से बहुत ही नाराज रहा करते थे। और सुभाष चंद्र बोस बहुत ही कट्टर किस्म के देशभक्त थे। कांग्रेस को भी देशभक्ति के रास्ते पर ले जाना चाहते थे। जो कांग्रेस जो है अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरी की भूमिका में थी। तो पहली बार वो निर्विरोध हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है, तो पहली बार जो हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध वो चुने गए। और फिर इस पूरी कांग्रेस को मुखबिरी और दलाली की भूमिका से निकाल करके देशभक्ति के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करने लगे। यह बात मोहनदास करमचंद गांधी और उनके कोहार्ट्स और उनके सिपह सालारों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो जब दूसरी बार अध्यक्ष के चुनाव की बात आई, तो त्रिपुरी पड़ता है जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी के सिपह सालार वो बिल्कुल मैंने ठान के बैठे हुए थे, और ये मोहनदास करमचंद गांधी भी ठान के बैठा हुआ था कि इस बार कैसे भी किसी भी तरीके से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देना है। तो वो शुरू से ही ये क्लेमर करने लगे, ये हल्ला करने लगे, ये शोर मचाने लगे कि इस बार जो है वो सर्वसम्मत वाला तरीका नहीं अपनाया जाएगा। इस बार जो है वो प्रतियोगिता होगी, कंटेस्ट होगा, चुनाव होगा। तो इस गांधी मंडली ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया। उसका नाम था सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया। और इस मंडली का पूरा प्रयास था कि इसी सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया उम्मीदवार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को शिकस्त दी जाएगी। और इन सबों ने पूरा जोर लगाया, पूरा प्रचार किया। और गांधी ने तो अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया।
इसने घूम घूम कर प्रचार किया कि सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया की हार मेरी हार है, तब भी ये गांधी और अपने मंडली या अपने जो है सिपह सलारों के कुनबे के इस साजिश के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने इनकी साजिश को विफल करते हुए इनके उम्मीदवार सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया को हरा करके विजयी हुए और कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी या साजिश बंद नहीं हुई। सुभाष बाबू के कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के बाद भी इनको कांग्रेस अध्यक्ष रहने नहीं देना है, इसकी साजिश जारी रखा। इसने इस मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने चमचे गोविंद बल्लभ पंत के जरिए एक लंबी सी सूची भिजवाई इनके पास, सुभाष चंद्र बोस के पास, कब कि जब उनको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य समिति मतलब वर्किंग कमेटी का गठन करना था। तो वो जो चमचा था गोविंद बल्लभ पंत, वो एक लंबी सी सूची लाया, कहा कि बापूजी की इच्छा है कि आप जो कार्य समिति का गठन कर रहे हैं उनमें इनको शामिल किया जाए। उस सूची को देखते ही जो सुभाष चंद्र बोस भाप गए कि पिछले एक साल तो हमने किसी तरह से जो उनकी कोशिश थी कि इस कांग्रेस को मुखबिरी और दलाली के वो रास्ते से हटा करके मुल्क परस्ती और देशभक्ति के रास्ते पर ले जाने की जो कोशिश थी कुछ कामयाब भी हुई थी। लेकिन अब जो ये जिस तरह की साजिश कर रहे हैं, अब शायद जो है ये मुश्किल हो जाएगा। तो सुभाष बाबू इतनी साजिश के बावजूद कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में विजयी होने के बावजूद अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल आवश्यक समझा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर वो पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल में भी इन समूह की साजिश वहाँ भी इन समूह ने साजिश किया और फिर वो सुभाष चंद्र बोस को वो कांग्रेस को ही छोड़ना पड़ा और फिर देश को आज़ाद कराने के लिए वो देश ही छोड़ दिए और कुछ ताकतों के द्वारा इन अंग्रेजों को और साथ इन कांग्रेसियों को भी सबक सिखाने के लिए देश के बाहर वो निकल पड़े। तो ये गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की और कांग्रेस की, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। यह देश को जानना चाहिए। आगे आने वाले एपिसोड में और भी इसे मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस की गद्दारियां बताई जाएंगी और खास करके इस बात का तो इशारा इस बात का इशारा तो किया ही जा रहा है कि इसी नेहरू ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके एक ऐसा दस्तावेज
तैयार करवाया जिनमें उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया। जरा आप लोग देखिए कि जिस व्यक्ति को पूरा देश राष्ट्रभक्ति के रूप में सबसे बड़ा प्रतिमान, सबसे बड़ा प्रतिमूर्ति, सबसे बड़ा आदर्श मानता है, उसको ये गद्दार नेहरू अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मानने वाला को कागज या दस्तावेज इसने तैयार करवाया। और उस दस्तावेज में यह प्रावधान भी डलवाया कि भारत में जब भी वो पाए जाएं तो उनको पकड़ करके ब्रिटेन को सौंपना है। इतनी बड़ी गद्दारी थी इसकी, इस गद्दार नेहरू की। और उसी नेहरू की पार्टी में ये थी ममता बनर्जी, वहीं से पैदा हुई है। ये मुश्किल से 10-15 साल पहले ही इसने अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन जड़ उसकी उसी पार्टी में थी जिस पार्टी के नेहरू ने कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी गद्दारी किया है हमारे जो है वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। यही बात पश्चिम बंगाल के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता करके इस गद्दार ममता बनर्जी को बेनकाब करने की जरूरत है। और ये जो है मोदी महोदय, ये सब इनको पता है कि कैसे कैसे वो साजिश किया इसने गद्दार नेहरू ने और गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी ने। तब भी वो गद्दारों की मंडली वो तो अपने में से किसी को जो है वो राष्ट्रपिता और किसी को आधुनिक भारत का निर्माता बना दिया। यह भी मोदी जी भी जो है इसको वो मान रहे हैं राष्ट्रपिता। थोड़ी भी इनको लाज नहीं है कि कम से कम उसका नाम निकाल करके भारतीय जो करेंसी या नोट से जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है ला देते। सिर्फ पराक्रम दिवस इनका बिल्कुल धोखा है, छला हुआ है। तो आगे आने वाले एपिसोड में और भी बेनकाब किया जाएगा मोदी जी का जो झूठा जो है जो भक्ति है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो झूठी भक्ति ये दिखा रहे हैं, उसको और बेनकाब किया जाएगा आगे आने वाले एपिसोडों के माध्यम से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।